हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सर्वर। मैं ऋषिकेश, केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के साथ हमने इसके पहले वाले पार्ट में सॉल्युबिलिटी तक कवर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशंस पता होगा आपको, मैं बता चुका हूँ क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो हम जनरली जो वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर तभी हो सकता है जब सॉल्यूशन कैसा हो, वोलेटाइल हो, मतलब जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो कैसा हो, वोलेटाइल हो। ठीक है, हाँ। तो हम यहाँ दो टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, लिक्विड इन लिक्विड और दूसरा है सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब हम यहाँ पर एक बार ध्यान रखना है आपको, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, मतलब जो दो चीज़ें हैं, जो दो लिक्विड लिक्विड, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, वो दोनों क्या है, पहली बात तो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। ठीक है, और सिर्फ दो है, मतलब तीन टाइप के लिक्विड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो टाइप्स के लिक्विड है। हाँ, और दोनों ही वोलेटाइल है। अब जब वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर हम मानते हैं कि उनका जो पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो कितना है, P1 और P2। अगर वन और टू अलग अलग गैसेस है तो उनका पार्शियल प्रेशर कितना है, P1 और P2, और टोटल प्रेशर कितना है, P टोटल, मतलब P1 प्लस P2 के बराबर। अब हम मानते हैं कि जो हमने ऐड किया हुआ है वो मोल फ्रैक्शंस कितने हैं, X1 और X2। ठीक है, तो फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइस मार्टेल-रॉल्ट ने बताया, ठीक है, उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया, उसको नाम दिया गया रॉल्ट्स लॉ। तो वो क्या कहते हैं कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ये लाइन मस्ट है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, जो द पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के। मतलब P1 जो पार्शियल प्रेशर P1 है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है X1 के। ठीक है, और जो P2 है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा X2 के। हाँ, तो P1 को हम लिख सकते हैं P1 नॉट X1। यहाँ पे P1 नॉट क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये क्या होता है P1 नॉट, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने अल्कोहल और वाटर मिलाया, तो जो अभी वेपर प्रेशर कितना है, P1 P2 है अल्कोहल वाटर का। ठीक है, बट अगर मान लो मैं अल्कोहल को अलग रखता हूँ तो वहाँ पर उसका वेपर प्रेशर कितना है, P1 नॉट है। ठीक है, तो ये प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है P1 नॉट। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कंपोनेंट X2 के लिए, तो वहाँ क्या लिख सकते हैं हम, P2 इक्वल टू P2 नॉट X2। हाँ, अब यहाँ पर हम दूसरे एक और लॉ का यूज़ करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, जो हमें क्या बताता है कि टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। सो P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। अब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ P1 P2 की वैल्यू, X1 P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट लिख सकता हूँ। अब क्या करता हूँ, X1 प्लस X2 इक्वल टू, मुझे पता है 1 होता है, हमें पता है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, X1 की जगह मैं 1 माइनस X2 लिख सकता हूँ। अब 1 माइनस X2, आगे इक्वेशन को जब सॉल्व करता हूँ और मैंने X2 को कॉमन लिया एक तरफ, तो मेरे पास ये इक्वेशन आया, P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 माइनस P2 नॉट माइनस P1 नॉट X2। ठीक है, हाँ, इस इक्वेशन से हम क्या बता सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर है वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, जैसे X2 पे कर रहा है यहाँ पर। दूसरा, कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो X2 के लीनियरली जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये किस इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी बन रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन। सो लीनियरली फैशन में ये वेराई कर रहा है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। जहाँ जैसे ये X2 के फॉर्म में, ये इक्वेशन जो है X2 के फॉर्म में है, उसको हम X1 के फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर X1 को 1 माइनस X2 लिखा, वैसे ही क्या करना है हमें, X1 को X1 रहने दो और X2 को 1 माइनस X1 कर लो, तो हमें X1 के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, अब ये डिपेंड कर, देखो इस तरह से, जैसे मोल फ्रैक्शन में बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ देखो, जो X2 में बढ़ा रहा हूँ तो मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर P1 और P2 है, P1 नॉट और P2 नॉट, अगर P2 नॉट ज़्यादा है तो मैं अगर X2 को बढ़ाऊंगा ना तो टोटल प्रेशर बढ़ेगा,
वैसे अगर कभी यहाँ पर P1 नॉट ज़्यादा होता तो मैं X1 बढ़ाता तो टोटल प्रेशर बढ़ता। ठीक है, तो इसीलिए ये कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये जो ग्राफ है ये प्योर कंपोनेंट के उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन को किसी कंपोनेंट के इंक्रीज या डिक्रीज करने से उसका टोटल प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। और ये इंक्रीज और डिक्रीज होना वेपर प्रेशर का किस पे डिपेंड कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर X2 कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है X1 कंपोनेंट से, तो X2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ाने से टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा P2 की तरफ। ठीक है, अब देखो मैं X1 बढ़ा रहा हूँ अपना यहाँ पर। अब ये X1 जो है 1 से 0 हो रहा है, मतलब अगर कभी मोल फ्रैक्शन, देखो X1 1 से 0 हो रहा है ग्राफ में, तो अगर ये मोल फ्रैक्शन X1 का कम हो रहा है तो उसका प्रेशर भी कम हो रहा है, P1 डिक्रीज हो रहा है। अगर X2 0 से 1 हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। अब इन दोनों को जो कंबाइन करके जो लाइन आ रही है वो क्या है? यहाँ पर टोटल प्रेशर आ रही है। समझ में आ गया? हाँ, अब हम बात करते हैं कि जैसे X1 X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है। अब हम बात करते हैं वेपर फेज में। अगर फॉर एग्जांपल वेपर कन्वर्ट हो गए तो वहाँ पर भी कुछ कंपोनेंट होगा X1 X2 का, उसको हम नाम देते हैं Y1 और Y2। तो Y1 और Y2 क्या है? Y1 और Y2 मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 और 2 के। Y1 Y2 क्या है? कंपोनेंट 1 और 2 के मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। तो सेम यहाँ पर हम डाल्टन लॉ का यूज़ करेंगे। क्या है? पार्शियल प्रेशर 1 इक्वल टू क्या? मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल। ठीक है, अब हम मतलब वेपर वाले सिस्टम को अलग मान लेते हैं। तो वहाँ पर टोटल प्रेशर कितना है? P टोटल, मोल फ्रैक्शन है Y1, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? P1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो ये हमें न्यूमेरिकल करने में हेल्प करता है, और जो पहले हम इक्वेशन पढ़े वो भी हमारे काम में आएगा। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का दिया हुआ है 2 mm Hg एंड 450 mm Hg रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये प्योर फॉर्म का है। ठीक है, हमें बताना है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। ठीक है, मतलब 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म है और 40 ग्राम CH2Cl2 दिया हुआ है। ठीक है, हमें वेपर प्रेशर निकालना है दोनों का, और मोल फ्रैक्शन निकालना है किसमें? वेपर फेज में। ठीक है, मतलब सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमें P1 और P2 कैलकुलेट करना है। दूसरा पार्ट है हमें Y1 Y2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब P1 P2 निकल जाएगा तो P टोटल निकल जाएगा, और जैसे ही P टोटल निकलेगा हम Y1 निकाल सकते हैं डाल्टन लॉ से। हाँ, सो सबसे पहला काम, मास को मोल्स में कन्वर्ट करो। तो मोल्स सी, अगर मैं क्लोरोफॉर्म के मोल की बात करूँ तो क्या है? गिवन मास 25.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास 119.5 ग्राम मोलर मास। कैसे आया क्लोरोफॉर्म का मोलर मास? कुछ नहीं, क्या करना है? कार्बन का मास प्लस 1 हाइड्रोजन का मास प्लस 3 क्लोरीन का मास 119.5 आ गया। वैसे ही सेम डाइक्लोरोमीथेन का, कार्बन का मास प्लस 2 हाइड्रोजन का मास प्लस 2 क्लोरीन का मास 85 आ गया। तो इससे हमने क्या किया? मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू मोल निकाल लिया। अब जब दो चीज़ों के मोल पता है, तो अगर मुझे मोल पता होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ। X1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 से निकाल सकता हूँ। हाँ, तो अब क्या हुआ? मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया अलग अलग दोनों के। अब दोनों, देखो दोनों का कैलकुलेट मत करना, सिर्फ एक का कैलकुलेट कर लिया मैंने 0.688, दूसरे को 1 से माइनस कर दो। ठीक है, हाँ, अब जो हमने इक्वेशन निकाली थी वो लीनियर वाली पहले से रॉल्ड्स लॉ से, उसमें क्या करना है? हमें बस पुट कर देना। हमें P1 नॉट P2 नॉट पता है क्योंकि वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म का क्वेश्चन में दिया हुआ है। X2 हमने अभी निकाल लिया, तो हमने P टोटल निकाल लिया। क्लियर हुआ P टोटल? हाँ, अब जब P टोटल निकाला, ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब देखो, अब आप लोगों को यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, यहाँ दो काम किए हुए हैं। P टोटल निकाल लिया 347.9। हाँ, अब यहाँ क्या किया है? प्रेशर ऑफ CH2Cl2, कुछ नहीं किया है इसमें, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू क्या किया है? P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, यही लगाया हुआ है। तो P1 इक्वल टू P1 नॉट कितना? प्योर फॉर्म में दिया हुआ है 415, और X1 कितना हो गया? 0.688। सेम ऐसे ही हम इसका निकाल सकते हैं
कि पार्शियल प्रेशर क्लोरोफॉर्म का तो उसका मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाइड बाय प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। तो इससे हमारा क्या आया, हमारे P1 और P2 आ गए। अब जब P1 P2 पता है, P टोटल पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं वेपर फेज में। अभी क्या बताया था कि y1 इक्वल टू क्या हो सकता है, P टोटल इन P1 अपॉन P टोटल। जैसे पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर इक्वल टू गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन और गैसियस फेज का टोटल प्रेशर। बस, तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर आया उसको टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो, तो पार्शियल प्रेशर कितना आया था 285.5 और टोटल कितना आया 347.5। ये किया डिवाइड मैंने, तो मेरा मोल फ्रैक्शन आ गया वेपर फेज में। सेम क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, तो आ गया मेरा मोल फ्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन में एक और सीखने वाली बात है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है, किसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, जो मोर वोलेटाइल होगा, ठीक है। मतलब जिसका प्योर फॉर्म में प्रेशर ज़्यादा है, जैसे पी नॉट जिसका ज़्यादा है, तो पी नॉट किसका ज़्यादा था, क्लोरोफॉर्म का ज़्यादा था, तो क्लोरोफॉर्म का ही, ठीक है, ज़्यादा फॉर्म में आएगा। जैसे एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज विल बी ऑलवेज रीच इन द कंपोनेंट विच इज़ मोर वोलेटाइल, ठीक है। तो मोर वोलेटाइल कौन है, मोर वोलेटाइल हमारे पास कौन है, जिसका प्योर फॉर्म में प्रेशर ज़्यादा है। प्योर फॉर्म में डाइक्लोरोमीथेन का ज़्यादा है, तो देखो डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन भी वेपर फेज में ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब अभी तक हम 2 लॉ पढ़ चुके हैं, 3 लॉ पढ़ चुके हैं। पहला डाल्टन्स लॉ, हेनरीज लॉ, और अभी अभी हमने पढ़ा रॉल्स लॉ। अब हम रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो रॉल्स लॉ को जनरली क्या बोला जाता है कि स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। देखो हेनरी लॉ क्या होता है, P इक्वल टू के एच एक्स होता है, और रॉल्स लॉ क्या है, P इक्वल टू P1 नॉट एक्स होता है, ठीक है। तो जब P1 नॉट इक्वल टू के एच हो जाएगा, तो रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू प्योर फॉर्म P1 नॉट के बराबर अगर हो जाती है, तो रॉल्स लॉ क्या बन जाता है, स्पेशल केस बन जाता है हेनरीज लॉ का। सो हम क्या बोलेंगे कि रॉल्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है, जिसमें के एच इक्वल टू P1 नॉट होता है। आपको ध्यान रखना है ये बात। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका, सॉलिड इन लिक्विड का। सॉलिड इन लिक्विड मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे सॉल्ट है वाटर में, ग्लूकोज वाटर में, यूरिया कैन शुगर, ठीक है, और वाटर में। और क्या बात करते हैं कि आयोडीन और सल्फर किस में, CH2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। या CH2 की बात क्यों करी, क्योंकि आयोडीन और सल्फर डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में, इसलिए आयोडीन सल्फर की बात की किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए, ठीक है। कि अभी तक हमने क्या बात किया था, लिक्विड लिक्विड का बात किया था, ठीक है। और सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो, ठीक है, कि किसी एक गिवन टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड जो है वेपराइज होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो एक कंडीशन आएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब वेपर में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, उस टाइम पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वेपर्स उस लिक्विड के ऊपर, वो उसका वेपर प्रेशर कहलाता है। दैट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ वेपर फेस, वेपर प्रेशर। अब जनरली हम बात करते हैं कि जो सॉल्यूट होता है, वो सॉल्यूट कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। और उसको हमने किस में ऐड किया है, सॉल्वेंट में। तो अब क्या हो रहा है, पहले तो प्योर फॉर्म में था, तो सिर्फ सरफेस पे कौन था, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे, तो ये आसानी से स्केप हो रहे थे और ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। बट जब मैंने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो अब जो सरफेस पर हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी है। तो अब क्या हो रहा है, स्केपिंग टेंडेंसी जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की, वो कम हो गई। अब जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्केप कम होंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि स्केपिंग टेंडेंसी कम होने के साथ साथ जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं,
तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे ही नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्केप होना कम हुए तो वेपर फेज में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हुए और उससे वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। अब जो वेपर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पर। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है कि मैंने यूरिया मिलाया तो वेपर प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज़ होगा और अगर मैंने शुगर मिला दिया तो वेपर प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, नहीं। ये किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पर। मतलब अगर मैंने 1 मोल सुक्रोज मिलाऊँ वाटर में, चाहे 1 मोल यूरिया मिलाऊँ, ठीक है, जो वेपर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो रहा है वो अप्रॉक्स सेम होगा, एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। जैसे हमने लिक्विड लिक्विड के लिए रॉल्स लॉ का यूज़ किया था, वैसे हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रॉल्स लॉ पहले हम वापस एक बार रिवाइज करते हैं। रॉल्स लॉ क्या था, किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसके वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन का, यही था। हाँ, अब लिक्विड के केस में क्या था कि x1 x2 दोनों वोलेटाइल थे, तो हमने P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 किया था और P2 नॉट x2 किया था। बट यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो हम सॉल्यूट के वेपर प्रेशर की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट की बात करेंगे। मतलब क्या कि सॉल्वेंट का वेपर पार्शियल प्रेशर अगर P1 है तो किसके बराबर होगा, उसके मोल फ्रैक्शन x1 इंटू P1 नॉट के। हम सॉल्यूट x2 की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो सेम P1 इज़ प्रपोर्शनल टू x1, सो P1 इक्वल टू x1 P1 नॉट। अब देखो यहाँ पे ग्राफ क्या बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बन गया, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का नहीं, क्योंकि x1 है यहाँ पर। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब क्या है, जैसे ही मोल फ्रैक्शन 1 हुआ मतलब क्या हो गया, प्योर फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है वो क्या है, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर P1 नॉट है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।